कौन बनेगा प्रधानमंत्री में आपका स्वागत है। मैं अभिसार शर्मा और आज जोरदार दस्तक दे रहा है मेरठ में। जी हां, आज कौन बनेगा प्रधानमंत्री पहुंच रहा है जनता के बीच। जनता के तीखे सवाल होंगे और हमारे राजनीतिक रहनुमाओं के जवाब। और आज मैं मेरठ में हूं। 1857 मेरठ गदर का वो केंद्र। क्या आप जानते हैं कि मॉर्गन स्टैनली का एक सर्वे था जिसमें भारत के 200 शहरों का आकलन किया गया था और उसमें मेरठ 5वें नंबर पे था वाइब्रेंसी को लेकर, इकोनॉमिक पेनिट्रेशन को लेकर। मगर एक और पहलू है इस शहर का जो अपराध की वजह से, अराजकता की वजह से बदनाम है। जिम्मेदार कौन है? जनता के सवाल होंगे, राजनीतिक रहनुमा के जवाब होंगे। जल्दी से मैं आपका सबका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं राजेंद्र अग्रवाल जो कि यहां के मौजूदा सांसद हैं। हमें इंतजार है शाहिद मंजूर साहब का, समाजवादी पार्टी से जो कैबिनेट मंत्री भी हैं। दयानंद गुप्ता साहब कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी से मेजर हिमांशु। आप सबका स्वागत है। मगर आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मेरठ की ये लोकसभा सीट क्यों अहम है। पुराने मेरठ की पहचान है ये घंटाघर। मेरठ को आजादी के पहले आंदोलन की शुरुआत के लिए जाना जाता है। 1857 की क्रांति के बाद से ही मेरठ की जनता को राजनीतिक चेतना वाले नागरिकों की पहचान मिली। मेरठ की अपनी औद्योगिक पहचान भी है, लेकिन समस्याएं इतनी हैं कि गिनते गिनते थक जाएंगे। टूटी सड़कें, टूटी नाली, देखो मेरठ की बदहाली। इतना गंदा माहौल बना रखा है 4-4, 5-5 मंत्री होने के बाद में। न कानून व्यवस्था, न नारी का सम्मान, ना रोटी, ना कपड़ा, ना मकान। पूछो मुलायम सिंह से कैसी सरकार है। शिक्षा की भी है और पानी की भी है और जो है सड़कों की भी है, नालों की भी हैं, बहुत समस्याएं हैं। मेरठ की लोकसभा सीट में 4 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में हैं। मेरठ को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ की लोकसभा सीट भी इस समय बीजेपी के पास है और यहाँ से मेयर भी बीजेपी की ओर से है। बीजेपी ने अभी टिकट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहां राज्य के मंत्री शाहिद मंजूर को टिकट दिया है। कांग्रेस ने दयाराम गुप्ता पर दांव लगाया है। आम आदमी पार्टी भी मेरठ के महाभारत में भागीदार है, जिसने मेजर हिमांशु को मैदान में उतारा है। लोगों ने सेवा का अवसर देंगे और निश्चित रूप से उन समस्याओं के निराकरण के लिए जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। वो क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर बांट रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी पेंशन दे रहे हैं। जो ना करने के वो काम कर रहे हैं। एक धरती पुत्र की सरकार है और गन्ना किसानी त्रस्त है। 5 मिनट का रास्ता आप खुद 25 मिनट में ना तय करेंगे तो मैं नाम बदल दूं। जाम है। बिजली कितनी आती है, कितनी जाती है, सबको पता है। यहाँ के वोटर 10 अप्रैल को उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे और मेरठ के महाभारत में जीत किसको मिलती है ये 16 मई को पता लगेगा। तो आइए हम आगाज करते हैं एक मुद्दे से। वो एक मुद्दा जिस पे हम अपने राजनीतिक रहनुमाओं को वोट दें और उसके लिए हमने अपने राजनीतिक रहनुमाओं को 20 सेकंड दिए हैं। सबसे पहले राजेंद्र अग्रवाल, जनता आपसे जानना चाहेगी कि आपको वोट क्यों दें और आपके 20 सेकंड शुरू होते हैं अब। इस देश में बड़ा दम है, परंतु भ्रष्ट सरकार के कारण से, निकम्मी सरकार के कारण से इस देश की उन्नति नहीं हो पा रही है। ऐसी सरकार देश में बने जो दृढ़ चरित्र की हो, ईमानदार हो, विकासशील हो। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बने। उस सरकार के निर्माण के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में या जो भी प्रत्याशी होगा उसके लिए वोट मांगूंगा। आपका वक्त खत्म हो गया है। अब हम दयानंद गुप्ता का रुख करना चाहेंगे जो कि कांग्रेस से हैं। आपको वोट क्यों दें और आपका समय शुरू होता है अब। कांग्रेस ने आपको आज कई कानून दिया है भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। आपको कृषि सुरक्षा कानून दिया है किसानों के लिए। आपको लोकपाल बिल दिया है भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। आपको मैंने इसमें शिक्षा के क्षेत्र में आमूल। वक्त खत्म हो गया है और अब मेजर हिमांशु का हम रुख करना चाहेंगे। मेजर हिमांशु, जनता आपको वोट क्यों दे और आपका वोट वक्त शुरू होता है अब। जी, मेरे ख्याल से इन सब लोगों को तो देख चुकी है। अब जनता के पास बचे हैं सिर्फ हम, और इधर हैवान है, उधर शैतान है, इधर कुआं है, खाई है, तो हमारे ही पास आना है। और हमें विश्वास है कि हम दिल्ली में दिखा चुके हैं 49 दिनों में जिस तरीके से हमने चलाया और मजबूती से चलाएंगे और इस व्यवस्था को जो आपने कहा अराजकता की हट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमें इंतजार है समाजवादी पार्टी के शाहिद मंसूर का। मगर आपको याद होगा एक हफ्ते तक मेरठ की जनता त्रस्त रही थी तेंदुए के आतंक से।
अब भ्रष्टाचार या ये कहा जाए अपराध प्रतीक है उस तेंदुए का, वो तेंदुआ जो यहां की जनता को कई सालों से परेशान कर रहा है। हमारे साथ शाहिद मंजूर साहब भी आ गए। शाहिद मंजूर साहब जल्दी पहुंचे यहां पे। शाहिद मंजूर साहब, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, 20 सेकंड में हमें बताइए, 20 सेकंड में बताइए कि ये जनता आपको क्यों वोट दे। एक मुद्दा और आपका वक्त शुरू होता है अब। मुद्दा इसलिए, जनता इसलिए वोट दे कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने जनता के हर वर्ग के लिए काम किए हैं, चाहे वो कोई सी भी छात्र हो, व्यापारी हो, किसान हो, सब वर्गों के लिए काम किया, इसलिए जनता हमको वोट दे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले राजेंद्र अग्रवाल साहब, आप तो यहां के एमपी भी हैं, इस पूरे मेरठ लोकसभा सीट में 3 विधायक भी यहां से, मेयर भी आपकी है। मुझे आप बताइए आपने किया क्या है, क्योंकि मेरठ तो बद से बदतर होता जा रहा है। जहां तक सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, यहां के हालात की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होती है, और समाजवादी पार्टी की यदि सरकार हो तो कानून व्यवस्था को खराब होना ही पुराना अनुभव है जी। आप हैं तो कानून व्यवस्था खराब ही होगी, आप पे आरोप है ये। जब इनका जमाना था इन्होंने काफी सुरक्षा वो ठीक कर लिया था। कानून व्यवस्था की स्थिति जो इनके, उनका छोड़िए, अपना बताइए, समाजवादी पार्टी कर क्या रही है 1.5 साल से? समाजवादी पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल ठीक है। हमारा वोटर, हमारा सपोर्टर बिल्कुल हमसे मुतमईन है, कहीं कोई गलती की बात नहीं। संभवतः जनता इनसे इत्तेफाक नहीं रखती। मेजर हिमांशु कह रहे हैं कि हालात बिल्कुल सही है। हाँ, धरतीपुत्र जी की सरकार है, हमारी तो बहुत इज्जत थी, पर किसान पता नहीं क्यों परेशान है, शायद उसी का दिमाग खराब है। 9,000 करोड़ रुपया बकाया है आज गन्ना किसान का। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हम 35 दिन का धरना देके ला चुके हैं, कोर्ट से आदेश, और कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा। वहां एक डॉक्टर को 2 मंजिले से फेंका जाता है। जिस देश में किसान का, जवान का अपमान होता है और दलालों का सम्मान होता है, माफ कीजिए, वो देश टूट जाते हैं, वो कौमे गुलाम। आप बताइए दयानंद गुप्ता साहब, इतनी बदतर हालत क्यों है मेरठ की? कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। वजह यह है कि जो पोस्टिंग है वो मनचाहो की है, और जो मनचाहो की पोस्टिंग होगी तो पैसा कमाएंगे और क्या करेंगे। और क्या करेंगे? सवाल यहां पर ये मैं अग्रवाल साहब आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये सही नहीं है, आप जब तक सांसद रहे पिछले 5 साल में आपने मेरठ की कानून व्यवस्था, यहां के व्यापारियों से जुड़ा एक भी सवाल लोकसभा में नहीं उठाया? क्या आप मुझे बता सकते हैं आपने एक भी सवाल अगर लोकसभा में इस मुद्दे पर उठाया हो? आपको जरूर जानकारी होगी कि कानून व्यवस्था प्रदेश का विषय है, वो लोकसभा में नहीं उठाया जा सकता। मैं जानता था आप यही बोलने वाले हैं। अब मुझे ये बताइए, 2010 में बरेली की एंट्री करने की कोशिश की थी आपने मेनका गांधी के नेतृत्व में। उस वक्त आपने लोकसभा की कार्रवाई बाधित की थी, वो भी राज्य की कानून व्यवस्था का मुद्दा था, तो वो आपने लोकसभा में क्यों उठाया था, और ये कानून व्यवस्था का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे आप? नहीं, ये विषय इसी ढंग से उठे हैं। कई बार विषय सांप्रदायिक हिंसा का होता है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। यही जवाब है, जो सामान्यतः कानून व्यवस्था की स्थिति है वो प्रदेश सरकार का विषय होती है। तो जब आप बरेली का मुद्दा उठा सकते थे अग्रवाल साहब, तो आपने मेरठ के मुद्दों का क्यों नहीं उठाया? आपने लोकसभा के अंदर विषय उठाने की बात कही है, वो वहां पर उठाना संभव नहीं है। क्षेत्र के अंदर तो आपने बरेली का मुद्दा तो उठाया था। बरेली हम आंदोलन करने के लिए गए थे और उसका संज्ञान लोकसभा ने लिया। संज्ञान लोकसभा अध्यक्ष यदि नहीं लेती है तो संभव नहीं है। ये एक फेडरल सिस्टम है देश का, और उसके अंतर्गत कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। क्या दोहरे मापदंड है यहाँ पे? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से दोहरे ही मापदंड अपनाती है। जब कोई सांप्रदायिक विषय होता है तो इनके सोचने की और सिस्टम होता है, और जब कोई सामान्य स्थिति होती है तो इनकी नजरिया बदल जाता है। रेस में आप भी पीछे नहीं है। मुझे पता चला मंजूर साहब आपने 6 लाल बत्तियां बांट दी, क्या वजह थी? और वो भी चुनाव से ठीक पहले। 6 नहीं, 7 बत्ती हमने दी हैं। क्या बात है, वाह। 7 दी हैं और 8वीं मेरी है। और वो भी चुनाव से पहले। और क्या बताने की कृपा इस जनता को करेंगे कि जिन लोगों को आपने बांटी है उसका क्राइटेरिया क्या है, उसका मेरिट क्या है? जब सरकार होती है, बहुत सारे संवैधानिक पद ऐसे होते हैं जो सरकार उनको देती है। बत्ती बांटने का, चुनाव से ठीक पहले आपको संवैधानिक पद याद आ रहे हैं? समाज जब भी मौका लगता है सरकार तभी अच्छे काम करती है। अब जाके इनको मौका लग रहा है अच्छे काम करने का? मिल रहा है जी, अच्छा मौका करने का काम मिल रहा है।
ऐसा है जी, जो बच्चा आखिरी दिन इम्तिहान में पढ़ता हो, पूरे साल पढ़ता ही ना हो, मेरे ख्याल से वही रात भर जलाएगा आखिरी दिन। जवाब दीजिए, आप आखिरी वक्त पढ़ रहे हैं इम्तिहान में? क्या आप उनका सवाल सुन पाए? वो कह रहे हैं कि आपने कुछ काम नहीं किया, अब आखिरी मौके पर जाके आप मेहनत कर रहे हैं इम्तिहान की। अब चुनाव में मात्र 29 दिन बाकी हैं, जिसने जो किया है जनता उसको बतला देगी। जहां तक आपका ताल्लुक है, ये बहुत ही इनकी कारकर्दगी सबसे अलग है। दिल्ली में ये साबित कर चुके हैं कि ये अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये भारतवर्ष को देंगे। इनके विषय में मुझे क्या कहना है, ये खुद अपने संबंध में जो कुछ जानकारी दे सकते हैं वो सब दे चुके हैं। गुप्ता साहब, कांग्रेस कहां गई? आप तो सुपड़ा साफ है। क्या वजह है कि आप लोग 1999 के बाद से यहां के राजनीतिक मानचित्र पर दस्तक ही नहीं दे पाए? अब दे पाएंगे ना। किस आधार पर? अरे बीजेपी और सपा मिली भगत है, दंगे लगाते हैं आने के लिए। आप उसमें दोनों एक है। ये बात यह है कि इनको जो है हराने के लिए, जो है इनको दिखाने के लिए कुछ काम करना चाहिए। हमने काम किया है। आपको कोई चारा तो दे नहीं रहा, बहन जी आपको बर्दाश्त नहीं कर रही, वो आपके साथ गठबंधन नहीं कर रही हैं, तो आप कैसे दस्तक देंगे चुनावी तौर पर? अपने बल पर दस्तक देंगे। चलिए आम जनता से जानते हैं, उनके सवाल हम जानते हैं और देखते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं। जी, आपका सवाल। हमारे यहाँ जो दोनों मंत्री भी और सांसद जी भी बैठे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, लोकसभा और विधानसभा में विकलांग जनहित के कितने मुद्दे उठाए? इनके रहते हुए भी विकलांगों को काले झंडे दिखाने पड़ रहे हैं। विकलांग क्या मंत्री जी 300 रुपए में अपना खर्चा चला लेंगे? पूछा जाए इनसे। दयानंद गुप्ता साहब, आपके तो विदेश मंत्री पर विकलांगों का पैसा खा जाने का आरोप लगा था। झूठा है, कोई पैसा नहीं खा रहा। और भी सवाल लेते हैं। जी, मैं तीनों पार्टियों के प्रत्याशी यहां खड़े हैं, आपके 4 विधायक, 1 मेयर। यदि 8 करोड़ की विधायक निधि भी साल में लगाई जाए, मैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या एक भी सड़क आज 4356 वर्ग किलोमीटर की सड़क खड़ंजे हैं, एक सड़क में 25 मीटर आप नहीं चल सकते। नंबर दूसरी बात, समाजवादी पार्टी है, एक गुंडों की सरकार है, कानून व्यवस्था कोई नहीं है, और जो आप आदमी वाले आए हैं सज धज के, ये सिर्फ अपने को ईमानदार मानते हैं, दुनिया को बेईमान मानते हैं। तो यहां पर जोरदार सवाल, मैं सवाल आपसे पहले किया था अग्रवाल साहब, आपके 3 विधायक, आपके मेयर, मगर बावजूद इसके आपने मुझे अभी तक एक उपलब्धि नहीं बताई जो आपने बतौर सांसद हासिल की हो। देखिए, एक तो राज्य रानी ट्रेन यहां पर चली मेरठ से लखनऊ के लिए। इसके अलावा जो सांसद निधि है, मेरी सांसद निधि 98% तक खर्च हो चुकी है। बाकी उस 98% को खर्च करने का आपने किया क्या? खड़ंजे सड़क ही बनती है, उसमें स्कूल बनते हैं, स्कूलों के लिए कमरों के लिए पैसा दिया जाता है। कोई बड़ा काम उस निधि के द्वारा संभव नहीं है। निधि छोटे मोटे कामों के लिए ही होती है। हम व्यापारियों से जानने की कोशिश करते हैं, आपकी क्या समस्या है यहाँ पर? देखिए, मैं अपना सवाल सपा, बसपा, कांग्रेस इन तीनों के नुमाइंदों से पूछना चाहता हूं कि प्रदेश में मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी ज्यादा खराब है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि लंबे समय से इन तीनों दलों की सरकार केंद्र और प्रदेश में रही है, इन तीनों में मुसलमानों की खराब स्थिति के लिए इन तीनों में से कौन सा दल सबसे ज्यादा जिम्मेदार है? मैं राजीव गांधी जी से भी ये पूछना चाहता हूं कि उनका नारा है कट्टर जोश नहीं युवा सोच, तो क्या ये है युवा सोच? मैं आपसे गुजारिश करूंगा, नहीं सवाल, हाँ मैं भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि ये गैर सांप्रदायिक पार्टी बनने जा रहे हैं, कह रहे हैं हम गैर सांप्रदायिक हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं क्या मुस्लिम इलाकों में इन्होंने कोई काम कराया है? क्या ये मुस्लिम इलाकों में कोई काम नहीं कराया? जबकि भाजपा के जबकि भाजपा के सारे एमएलए भाजपा के हैं। अखिलेश सरकार लड़कियों को डांस कराती है और कोई कार्य नहीं करती। विकास नाम की चीज नहीं है। आराम से उग्र मत होइए, आराम से। एरिया में किसी मुस्लिम एरिया में आज तक कोई भाजपा का कैंडिडेट कभी किसी गली में भी गया है तो साबित करें। केजरीवाल के बड़े वादे, अरविंद केजरीवाल के वादे, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में इतने बड़े वादे करे, वो वादे सब मोदी 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 मोदी। आराम से। नारेबाजी नो नारेबाजी।
चलिए, तो यहां पर एक आक्रोश दिखाई दे रहा है और आक्रोश यह है कि सांप्रदायिक तौर पर जो है आप लोगों की भूमिका बहुत जिम्मेदारी भरी नहीं रही है, ऐसा आरोप क्यों? मेरठ का इतिहास इस बात का गवाह है कि पिछले दिनों जब मुजफ्फरनगर में झगड़े हुए, उससे पहले मेरठ में झगड़ा हुआ, मेरठ शांत रहा और हमने प्रयास किया कि किसी भी तरीके का कोई सांप्रदायिक तनाव मेरठ में ना उत्पन्न हो पाए। और मुझे खुशी है कि नहीं, मुझे एक बात बताइए यहां पर मंजूर साहब, क्या यह बात सही नहीं है? जब चार्जशीट दाखिल हो रही थी जनवरी में, आपने अपील की थी कि एक वर्ग समुदाय के लोगों का नाम ना इंक्लूड किया जाए, तो यह तो एक किस्म की मौका परस्ती है, यह एक किस्म की राजनीति है। ये आप लोगों का या अखबार का एक मामला है या उनका आरोप है। वास्तविकता ये नहीं है कि किसी का भी नाम हम लोगों ने निकालने की बात की हो। और आप पर भी आरोप लग रहा है, 4 बीजेपी के विधायक जिन पर आरोप है, उन्हें आप लोकसभा का चुनाव लड़वाना चाहते हैं अग्रवाल साहब। ये इतना आप देख रहे हैं उग्र माहौल है, क्या आप ये जिम्मेदारी भरा तरीका है? ये चारों के ऊपर जो भी आरोप लगे वो बाकायदा गलत सिद्ध हुए हैं। जो इंक्वायरी हुई उसमें गलत सिद्ध हुए हैं, वो छोड़े गए जेल से। और ये आरोपी जब गलत हैं तो उनको आरोपी मान करके उनके प्रति व्यवहार रखना ये हमेशा अनुचित ही माना जाएगा। वो भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने कभी भी दंगे को भड़काने के अंदर आप खुद जानते हैं उनका नाम आता रहा, माहौल इतना संवेदनशील है, आप चाहते तो कम से कम एक संयम बरत सकते थे, मगर आप वोटों की राजनीति चलते आपने उन लोगों को टिकट देने की बात कर। केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो वोटों की राजनीति नहीं करती। हमारा शुरू से मत रहा है कि जो भी अन्याय किसी वर्ग के प्रति होता है उसके खिलाफ हम खड़े हों। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में खास तौर से मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति चल रही है जिसका वो लोग विरोध कर रहे थे। और जैसा मैं, आप तो मुसलमानों की बात ही नहीं कर रहे हैं, आरोप आप हम हमेशा करते हैं। गुजरात इसका उदाहरण है, मध्य प्रदेश का उदाहरण है। सारे देश के अंदर हम सबको साथ लेकर के चलने का प्रयास करते हैं। नहीं, मगर क्या कोई बुनियादी परिवर्तन आ सकता है अगर आम आदमी पार्टी को भी मौका दिया जाए? देखिए, जिस तरीके से देश चल रहा है संसद में भी और यहाँ, निश्चित तौर पे सिर्फ आपको विकल्प नहीं चाहिए, आपको वैकल्पिक व्यवस्था चाहिए। सिर्फ विकल्प नहीं, वैकल्पिक व्यवस्था जो सिर्फ आम आदमी पार्टी दे सकती है। माफी चाहूंगा, मोदी के नारे लग रहे हैं, क्या ये मोदी का आदर्श होने वाला है? या मतलब गो हत्या भी होगी और यहाँ गो हत्या संरक्षण, उसके गो रक्षा के आंदोलन भी चलेंगे। हाँ, हमारे पास वक्त इतना ही है। हम आपको बता दें कि 10 अप्रैल को बड़ी तादाद में जाइए वोट डालने, और कल कौन बनेगा प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहा है नोएडा में, और 16 मई को एबीपी न्यूज पे सारी काउंटिंग देखिए जहां हम तेज नतीजे आप तक पहुंचाएंगे।